So hi everyone. In this video we are going to discuss about the estimating the cash flows. Now previous videos में हमने देखा, जैसे मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ यहाँ पे देखो, हमने ये चीज़ देखी है कि इंट्रोडक्शन क्या था, क्या पर्पस थे, 4 तरह के पर्पस थे, याद होंगे तो प्रोसेस कितनी थी, 6 तरह की थी। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पहले 2 तरह के थे और उसके बाद हर एक टाइप में 3-3 तरह के हमने और सब टाइप्स देखे डिसीजंस कैसे लेना। अब हम डिस्कस करेंगे एस्टिमेटिंग द कैश फ्लोज कैसे एस्टिमेट करना है। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यहाँ पे आप बेसिक्स का पता लगाओगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़, मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान देना। कोई भी आगे क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चंस पे मैं बेस्ड आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। कोई भी आगे क्वेश्चन आएगा, फाइनेंस में हम क्या करते हैं, कैश फ्लोज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि प्रॉफिट पे। यानी कि अगर मैं बोलूं कि कंपनी की बैलेंस शीट या कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये मेरे कोई काम का नहीं है एज अ फाइनेंस पर्सन। मेरे लिए जो काम की चीज़ होगी वो होगी कैश फ्लोज कितनी है। क्योंकि 50 करोड़ का प्रॉफिट करा कमाया, दैट डजन मीन कि मेरे पास 50 करोड़ जेब में पड़े होंगे या बैंक में पड़े होंगे। अल्टीमेटली जो पुराने ज़माने में लेमैन, जो हमारे पास जो पुराने लोग होते थे, वो कैश को ज़्यादा भाव देते थे, कैश पे ज़्यादा डिसीजन लेते थे, कैश बेसिस पे। मतलब आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी दिखाए, जेब में पैसा है क्या। क्वेश्चन इज दिस, अगर आप फेक एंट्री मार लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने डेटर्स क्रिएट किए, डेटर्स टू सेल्स 100 करोड़, ठीक है, और मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो कॉस्टिंग ले लो, आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ये वो सब, और यहाँ पे क्रेडिटर्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लेट्स से 50 करोड़ पड़ा है, क्रेडिटर्स में 50 करोड़ पड़ा है। एंट्री डायरेक्ट ऐसे नहीं होती, मैं एग्जांपल शॉर्टकट में लेके बता रहा हूँ। आपका प्रॉफिट कितना दिखेगा पता है, 100 माइनस 50 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा। अभी तक आपके पास 1 रुपया भी नहीं आया है अगर आप एक्चुअल में देखो तो, क्योंकि कैश बैंक अकाउंट कहीं पे दिख ही नहीं रहे, और फिर भी प्रॉफिट 50 करोड़ रुपए का दिख रहा है। क्या इस बेसिस पे डिसीजन लिए जा सकते हैं कि मेरे पास में 50 करोड़ रुपए है? नहीं। कल जाके डेटर्स ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपको 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो क्रेडिटर्स को 50 करोड़ रुपए और कहाँ से दोगे? पॉसिबल ही नहीं है ये सब देना आपने। 50 करोड़ रुपए और कहाँ से लाओगे? उल्टा कैश रहने की जगह आपको कैश अपने जेब से देने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको प्रॉफिट दिख रहा है, वो फाइनेंस में ज़्यादा काम नहीं आता। जब तक आपने अकाउंट्स पढ़ा तब तक बहुत अच्छी बात थी, अकाउंटिंग करने के लिए, बुक्स पे बताने के लिए, सिस्टम में एंट्री करने के लिए, टैली में एंट्री करने के लिए, ओरेकल वाले सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। फाइनेंस में प्रॉफिट सिर्फ काम नहीं आता, यू नीड कैश फ्लोज, एंड दैट्स वाई हम जो प्रॉफिट होता है, वो फिगर जो होता है प्रॉफिट का, उसको कन्वर्ट करते हैं कैश फ्लोज में। एक बेसिक अजम्पशन क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। जब तक कुछ चीज़ नहीं दी रही थी, स्पेसिफिकली नहीं दी रहेगी, हम उसको कैश फ्लोज मानेंगे। जैसे कि फाइनेंस में क्या होगा, जैसे सेल्स है 100 करोड़ रुपए का, ठीक है, आपको सिर्फ मैं आप यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से ये सब छोड़ दो, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेता हूँ। मान लो सेल्स है 100 करोड़ का, कॉस्ट है 40 करोड़ की, आपका प्रॉफिट हुआ 60 करोड़ का। अब फाइनेंस में अगर इस डेटा को दिया हुआ है तो ये माना जाएगा कि 60 करोड़ का आपके पास प्रॉफिट है, तो 60 करोड़ का ये आपके पास कैश भी अवेलेबल होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी आइटम नहीं हमने माइनस या ऐड किया जो नॉन कैश हो। अब मैंने वर्ड यूज़ कर लिया नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ। जैसे आपने 60 करोड़ का सेल किया, ये तो कैश में आना ही है ना, आ भी नहीं आया होगा, आगे तो जाके आएगा। एग्जैक्टली आपने रेंट पे किया होगा, वो भी कैश में पे करोगे बाद में। अभी नहीं किया होगा तो क्रेडिट में किया होगा, एंट्री मारी होगी, या तो फिर आप पेमेंट करोगे तो कैश में पेमेंट करोगे। तो ये सब चीज़ें कैश में कन्वर्ट होती है। लेकिन नॉन कैश आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा सा आप नज़र फेरो। जब भी आपने अकाउंट्स में फाउंडेशन लेवल पे या इंटर लेवल पे जो अकाउंट्स के सब्जेक्ट आपने देखे थे, उसके अंदर में जब भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा अपनी ज़िंदगी में, उस पर एक नज़र फेरो। उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें होती है, कौन सी ऐसी एंट्री होती है जो नॉन कैश होती है, जो कैश से रिलेटेड नहीं रहती। पहली चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जो आपके पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में और फाइनल लेवल पे काम आएगा, वो है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है। जब आप डेप्रीशिएशन चार्ज करते हो तो किसी से पैसा लेना नहीं होता, किसी को पैसा देना नहीं होता। आप खर्चा दिखाते हो लेकिन एक्चुअल में कैश नहीं जाती। आपकी एंट्री क्या होती है डेप्रीशिएशन की? डेप्रीशिएशन की एंट्री होती है आपकी
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स या फिर रिजर्व वगैरह क्रिएट करोगे तो वहाँ पे मान लो 10 करोड़ रुपए, किसके जेब से कैश गया अभी तक? नहीं गया। ठीक है, लेट्स से प्रॉफिट में से मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ 10 करोड़ रुपए। मेरे पास प्रॉफिट अभी कितना दिख रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 करोड़ रुपए। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिख रहा है? 50 करोड़ रुपए। लेकिन आपके जेब में अभी भी 60 करोड़ रुपए होंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन 10 करोड़ का सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री थी, कैश जेब में से नहीं गई। पहला आइटम जो आपको सीखना है इस पूरे वीडियो में वो है डेप्रिसिएशन। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, और क्वेश्चन भी देखेंगे उसके बाद। एज मेंशन अर्लियर, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया ना आपको, एंड इट सेल्फ डज नॉट अफेक्ट द कैश फ्लोज। डेप्रिसिएशन आप कितना भी चार्ज कर लो, आपकी जेब खाली नहीं होती। इट्स एन अकाउंटिंग एंट्री ओनली। आप सोचो ना, आपको मैंने जेब में दिए 10 रुपये, आपकी जेब में कितना है? 10 रुपये। आप घर पे जाओ, बुक में एक एंट्री लिखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5 रुपये टू, जो भी आपको अकाउंट करना है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट करना होगा, वहाँ क्रेडिट। 5 रुपये की एंट्री मारी आपने बुक्स में मारी, आपने टैली में मारी, आप ओरेकल में मारो, किसी सीए के पास में प्रैक्टिसिंग फर्म में जाके आप एंट्री मारो, और फिर वापस जेब में चेक करो, अभी भी 10 रुपये निकलेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन से कैश फ्लो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही चीज़ वो बोलता है। हाउएवर वी मस्ट कंसिडर टैक्स शील्ड और बेनिफिट फ्रॉम डेप्रिसिएशन इन आवर एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने नोटिस करना चाहिए। डेप्रिसिएशन से एज सच कैश फ्लोज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या सर, हम डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दे तो चलेगा? चलेगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जिससे डेप्रिसिएशन का कैश फ्लोज पे फ़र्क पड़ता है, वो है टैक्स सेविंग। मैं ध्यान से आपको देखो बताता हूँ। एक एग्जांपल लेके, नीचे वाला जो एग्जांपल है उसी पे है, तो मैं अपना एग्जांपल लूँगा, फिर ये वाला समझाऊंगा, इससे अच्छा इसी को समझाता हूँ, ध्यान देना। ठीक है। एक्स लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स फिटेड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स फिटेड इन द डेजर्ट कूलर्स। ठीक है। इट्स एनुअल टर्नओवर इज 30 करोड़। एनुअल टर्नओवर कितना सर? 30 करोड़ का टर्नओवर है। एंड कैश एक्सपेंसेस जो है वो है 25 करोड़ के। सो 25 करोड़ के कैश एक्सपेंसेस हो गए, तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। सपोज अप्लीकेबल टैक्स रेट है 30% एंड डेप्रिसिएशन है 1.5 करोड़ का। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल्स, ये हो गया कॉस्ट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 5 करोड़ का आया, और आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो लेट से 1.5 करोड़ का, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 3.5 करोड़ का, और उसके ऊपर आप 30% टैक्स लगाओगे। ठीक है, सो उसके ऊपर अगर आप 30% टैक्स लगाओगे तो 30% यहाँ पे टैक्स आएगा, और फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप मुझे ये बताओ, 30 करोड़ का सेल हुआ तो 30 करोड़ आपके जेब में कैश आई, 25 करोड़ का कॉस्टिंग लगा तो 25 करोड़ कैश निकाल दो, आपके जेब में कितना बाकी है अभी? 5 करोड़ रुपए। मानते हो ये चीज़ को? उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और अब चेक करो आपके जेब में कितने पड़े हुए, अभी भी 5 करोड़ रुपए रहेंगे। अब बैलेंस शीट जो अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो 3.5 करोड़ दिखा रहा है, लेकिन अभी भी आपके जेब में 5 करोड़ है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री नॉन कैश वाली थी, जिससे सिर्फ बुक्स में फ़र्क पड़ता है, मेरी जेब पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे देखो। Then let us see how depreciation shall act as a tax shield from the following table showing cash। अब मैं आपको टेबल दिखाता हूँ कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट क्या होता है, क्यों, कैसे कैश फ्लोज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये टेबल देखो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करते तो क्या होता? सेल से 30 करोड़ का, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान दो, 25 करोड़ की कॉस्टिंग है, 5 करोड़ का आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। अब आपने बोला था कि डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया इसलिए ज़ीरो लिया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 5 करोड़। यानी कि अभी आपका टैक्स पे करने के पहले आपकी कंपनी ने कितना कमाया? 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा 30% का, वो आ गया 1.5 करोड़। तो टैक्स भरने के पास बाद मेरे जेब में कितने? 3.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, सो कितने का नेट कैश फ्लो हुआ मुझे जेब में? 3.5 करोड़ रुपए। तो आपके जेब में 3.5 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और देखो 30 करोड़ का सेल हुआ, आपके जेब में 30 करोड़ आए, कॉस्ट आपके 25 करोड़ जेब से गई, आपकी जेब में 5 करोड़ रुपए का बैलेंस बाकी है। मैंने अकाउंटिंग एंट्री मारी सिर्फ। ठीक है, अच्छा मैं आपके जेब में कितना है ये भी मैं साथ साथ में लिखते जाता हूँ। ठीक है, पॉकेट, ध्यान देना डिफरेंस कहाँ पे आता है। आपने सेल किया 30 करोड़ का, बुक्स में 30 करोड़ दिख रहा है, आपके पॉकेट में भी 30 करोड़ है। बुक्स में 30 करोड़, आपके पॉकेट में 30 करोड़।
आप बुक्स में से 25 करोड़ चले गए, आपके पॉकेट में से भी 25 करोड़ चले गए, बुक्स में 5 करोड़, आपके जेब में भी 5 करोड़, बुक्स में डेप्रिसिएशन की एंट्री मारी 1.5 करोड़, लेकिन आपके जेब से कुछ भी पैसा नहीं जाता। तो अब बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है 3.5 करोड़, लेकिन आपके जेब में अभी भी है 5 करोड़ रुपए। गेटिंग इट? उसके बाद आप टैक्स पे करते हो 1.05 का, 1.05 का गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो आपके जेब से भी पैसे निकलेंगे। 1.05 का आपने टैक्स पे किया, ठीक है। अब बुक्स में क्या दिख रहा है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.45, 2.45 बुक्स में दिख रहा है, लेकिन आपके जेब में पैसे कितने हैं पता है? आपके जेब में कितने पैसे? 5 में से 1.05 माइनस किया है आपने, यानी कि आपके जेब में 3.95 करोड़ रुपए अभी आपके जेब में पड़े होंगे। कैलकुलेशन करके देख लेना। सबसे पहले 30 आए, बुक्स में छोड़ दो, 30 आए, 25 गए, 5 रहे, 5 में से 1.05 गया, तो 3.95 बचा आपके जेब में। लेकिन बुक्स में कितना दिख रहा है? 2.45। आप अगर ध्यान देंगे तो यहीं से डिफरेंस आना शुरू हो गया था डेप्रिसिएशन की एंट्री मारने के बाद में, मेरे और बुक्स के, मेरे पॉकेट में और बुक्स में, ठीक है। अब क्या होता है, ठीक है, बुक्स में तो दिख रहा है 2.45, बुक्स की बात बताता हूँ, लेकिन मेरे पॉकेट में दिख रहा है 3.95। बात यह है कि हमको प्रॉफिट नहीं निकालना, हमको सर कैश फ्लोज निकालना है, और मेरे जेब में कैश फ्लो है 3.95, लेकिन हम बुक में कैसे दिखाए कैश फ्लोज 3.95 के? उसमें आप डेप्रिसिएशन, जो भी नॉन कैश आइटम आपने पहले माइनस किया था, पहले आपने डिडक्ट किया था, ध्यान देना, आपने ये आइटम पहले डिडक्ट किया था, यही आइटम आप वापस ऐड कर लो। ऐसा आइटम जो कि नॉन कैश है, जिससे कैश में इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड कर लोगे, कितना? 1.50 ऐड करो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने डेप्रिसिएशन ऐड किया, तो आपका कितना आएगा? देखो, 5, 9, 3.95, ये है कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। अब देखो, अब ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, आपका पॉकेट और आपका बुक्स मैच कर रहा है। क्यों? कब मैच किया पता है? पहले तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया और फिर डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर लिया। तो सर डेप्रिसिएशन माइनस किया ही क्यों? मैं बताता हूँ आपको। डेप्रिसिएशन माइनस किया, ध्यान देना, आपने जैसे ही 1.5 करोड़ का डेप्रिसिएशन माइनस किया, वैसे ही आपका प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हुआ तो गवर्नमेंट को टैक्स कम पे करना पड़ा। कितना कम किया पता है आपने? टैक्स का पेमेंट बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन मैं बताता हूँ। जितना भी डेप्रिसिएशन था उस पर 30% का आपने टैक्स पेमेंट कम किया, जो कि आता है 0.45। टैक्स पेमेंट कम किया, फाइनेंस में टैक्स पेमेंट कम किया को बोलते हैं टैक्स सेविंग हो गई। इसका मतलब कैश इनफ्लो। जो पैसा नहीं गया, जो पैसा नहीं गया, इसको फाइनेंस में बोलते हैं पैसा आया, कैश इनफ्लो। जो पैसा आता है उसको बोलते हैं इनफ्लो, जो पैसा जाता है उसको बोलते हैं आउटफ्लो। आउट बाहर जाना, फ्लो बहाव, मतलब बाहर जाता हुआ पैसा, इनफ्लो अंदर आने वाला पैसा, ठीक है। सो आप अगर ध्यान देंगे, दोनों जो कॉलम हमने लिए, नो डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, इसके बीच में जो डिफरेंस है ना फाइनल, ये वाली फिगर देखो, यहाँ है 3.50 करोड़ और यहाँ है 3.95 करोड़। इन दोनों के बीच डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, 0.45 करोड़ का, और ये कुछ नहीं, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। इसको हम क्या लिखते हैं पता है? टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की मेन वैल्यू जो थी ना आपकी 1.5 करोड़ की, वो कुछ भी काम की नहीं थी, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करने से आपको फ़ायदा क्या होता है पता है? आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको उस खर्चे पे टैक्स की अमाउंट जो है वो कम पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, और इसको बोलते हैं टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। और इसको हम इनफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो पैसा गया नहीं उसको फाइनेंस में आना बोलते हैं। So this is what you have to learn from this video, and this is going to be super duper awesome and important video in the coming lectures, because depreciation का ट्रीटमेंट बहुत जगह पे यूज़ किया हुआ है। अब मैं आपको समराइज्ड वे में बताता हूँ, बहुत ही छोटी सी कहानी बताता हूँ। डेप्रिसिएशन इग्नोर कर दो, कैश फ्लोज कभी भी निकालना होगा, मेरा ये सेंटेंस याद रखना, या और अपनी बुक में भी लिख लेना, हिंदी में लिखो, कैश फ्लोज निकालते समय डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दो, पर डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग होती है, और ये हमारा कैश इनफ्लो है। Depreciation is a non-cash item and it should be ignored, but only tax saving on depreciation should be considered.
गेटिंग इट? सो आप इग्नोर कर दो, जैसे आपने इग्नोर किया तो आपका कैश फ्लो कितना आया 3.50, लेकिन आपने टैक्स सेविंग कंसिडर करनी है 0.45, तो आ जाएगा आपका कैश फ्लो 3.95. दैट्स इट, योर आंसर इज रेडी. गेटिंग इट? सो ये पहला आइटम था आपका डेप्रिशिएशन. कैलकुलेटिंग द कैश फ्लोज में पहला आइटम था डेप्रिसिएशन. अब मैं दूसरा आइटम की तरफ मूव करता हूँ. दूसरा आइटम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये सब चीज़ें आपने समझ लेनी ज़रूरी है क्योंकि आगे आएगा जब हम क्वेश्चंस देखेंगे. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करता हूँ. अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसकी वजह से, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बनाने थे तो मेरे पास 1 लाख रुपए था. 1 लाख रुपए का मैंने कैमरा खरीद लिया. और क्या होगा ना, उस प्रोजेक्ट से मान लो वीडियो लेक्चर्स बना के मैं मार्केट में बेचूंगा तो उससे मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है मान लो 5 लाख रुपए. ठीक है. ये प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए जो मैंने डाला उसकी वजह से क्या हुआ पता है, मैंने एक अपॉर्चुनिटी खो दी. ये 1 लाख रुपए मैं बैंक में डाल के फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करता, उस पर 7% के इंटरेस्ट से 7,000 रुपये साल का मैं कमाता. मैं अपने प्रोजेक्ट में डाल के कितना कमा रहा हूँ, 5 लाख माइनस 1 लाख, मान लो 4 लाख रुपए कमा रहा हूँ, लेकिन 7,000 रुपये गवा रहा हूँ. जो पैसा आप गवा रहे होते हो किसी और प्रोजेक्ट को हाथ में लेने की वजह से, ये जो चांस था आपका 7,000 रुपये का कमाने का, इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेने की वजह से जो ये चांस आपने खो दिया, इस चांस को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और इसको हम आउटफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं. जो पैसा आपने नहीं कमाया, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, जो पैसा गया नहीं उसको हम आना बोलते हैं. उसी तरीके से जो पैसा आया नहीं 7,000 रुपये, उसको हम जाना बोलते हैं, कैश आउटफ्लो. ध्यान देंगे, मैं पढ़ रहा हूँ. Sometimes managers of a project may overlook some of the cost of the project which is not paid in cash directly, which is called as opportunity cost. क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था वीडियो लेक्चर्स का जिसमें मैंने 1 लाख रुपए इसमें डाला, इसमें मैं एक कॉस्ट जो खर्चा था मेरा वो मैं भूल गया कंसिडर करना. और कौन सा, क्यों भूला पता है? क्योंकि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही नहीं था वो 7,000 की इनकम. दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन अकर बोथ एट द टाइम ऑफ इनिशियल आउटले, मतलब स्टार्टिंग में, या ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट जब चल रहा है उस दौरान. एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला, अगर एक कंपनी ओन्स अ पीस ऑफ अ लैंड, कंपनी के पास में एक लैंड है, ज़मीन है, जो कि एक्वायर की गई थी 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए में, आज वो बेच दी गई 10 करोड़ रुपए में. इफ द कंपनी यूजेस दिस प्लान, 10 करोड़ रुपए में बेच दिया, 1 करोड़ में एक्वायर किया था, 10 करोड़ में बेच दिया, नहीं 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ. लेकिन अगर कंपनी यूज करती है वो पीस ऑफ लैंड एक प्रोजेक्ट के लिए, तो उसकी सेल वैल्यू जो है, देन इट सेल वैल्यू दैट इज 10 करोड़ फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द इनिशियल आउटले. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 years अगो शैल बी इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. सिंपल सी बात. आपके पास में एक ज़मीन है, ये ज़मीन आपने कब खरीदी थी? 10 साल पहले खरीदी थी 1 करोड़ रुपए में, पैसा आउटफ्लो हुआ था. आज ये ज़मीन आप 10 करोड़ रुपए में बेच सकते हो, इतना आपके पास में उसकी वैल्यू है. लेकिन मैं आपके पास में आया, मैंने आपको बोला कि भैया ये ज़मीन बेच दो, 10 करोड़ रुपए देता हूँ. आपने मना कर दिया. क्यों? आपने बोला कि कल मैं इसी ज़मीन पे मेरी फैक्ट्री खोलूँगा और उस फैक्ट्री से मैं प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में 15 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए कमाऊँ. 8 नहीं, कितना यहाँ पे लैक्स में है ना, करोड़ में, 8 करोड़ रुपए कमाऊँगा, या सब मान लो 12 करोड़ रुपए कमाऊँगा. चलो, आपने मेरा ऑफर ठुकरा दिया और आपने 12 करोड़ रुपए कमाने के लिए ये लैंड मुझे बेची नहीं. आपको सिर्फ फ़ायदा कितने का हो रहा है पता है? आपके डिसीजन की वजह से. प्रोजेक्ट की वजह से फ़ायदा 12 करोड़ का होगा, डिसीजन की वजह से फ़ायदा सिर्फ 2 करोड़ रुपए का होगा. क्यों? क्योंकि आपने 12 करोड़ कमाने के चक्कर में 10 करोड़ गवाए भी तो सही. आप सोचो, क्या इतनी मेहनत करके साल भर में 12 करोड़ रुपए कमाना फायदेमंद है, या एक झटके में जो मैं 10 करोड़ रुपए आपको दे दूंगा लैंड बेच के, वो फायदेमंद है? आप तो झटके में ले लो कि मेहनत कौन करेगा. लेकिन फिर भी कैपिटल बजटिंग में या फाइनेंस में 12 करोड़ वाला ऑप्शन चूज किया जाएगा, लेकिन नेट में ये बताया जाएगा कि 2 करोड़ रुपए ही कमाए गए एक्स्ट्रा, ये डिसीजन की वजह से. क्योंकि 10 करोड़ तो वैसे भी मिल जाते बिना प्रोजेक्ट को शुरू किए हुए. ऐसा मत बोलो कि प्रोजेक्ट शुरू करने से मैंने 12 करोड़ रुपए कमाए. ना ना ना, गलत हो जाएगा. ऐसे प्रोजेक्ट शुरू नहीं भी करते तो 10 करोड़ रुपए फ्री में मिलते आपको मेरी तरफ से लैंड बेच के. तो आपने प्रोजेक्ट की वजह से सिर्फ 2 करोड़ रुपए कमाए. ये है कैपिटल बजटिंग. इस तरह से डिसीजन लिए जाते हैं.
एंड इनफैक्ट ये सब पढ़ाते पढ़ाते मैं मेरे पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही कई सारे डिसीजंस लेना शुरू कर दिया हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कि आज अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर मुझे कहीं से बाहर से डिनर मंगवाना है, ठीक है, मैं टाइट शेड्यूल में चल रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं स्टूडियो में सो रहा हूँ और वहीं पे रह रहा हूँ, तो मेरे को डिनर बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो और डिनर मंगवाना है, अब मैं बाहर जाके खाना खा के आऊँगा तो मेरा 1 घंटा जाएगा, ठीक है, 1 घंटा जाएगा, प्लस कार से जाऊँगा, कार से आऊँगा, उसमें से 50 100 150 रुपये लगेंगे। उसके बाद मैं कहीं खाना खा के आऊँगा, 250 300 रुपये लगेंगे, टोटल मिला के 450 रुपये तो कैश गई, प्लस टाइम गया। इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़, मैं अपने काम पे फोकस करूँगा। जो मेरा 1 घंटा गया ना वहाँ पे, 1 सवा घंटा गया मेरा आने जाने में, 1.5 घंटा मान लो मैक्सिमम, चलो 1 घंटे में मैं आ ही जाऊँगा, उसको मैं कट शॉट करके 15 मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ और 45 मिनट में मैं अपना रिकॉर्ड कर सकता हूँ वीडियो। 15 मिनट कैसे कर सकता हूँ, डिसीजन ये है कि मैं स्विगी से अपना ऑर्डर बुलवा लूँगा, वहीं से, रेस्टोरेंट सारे अवेलेबल है, आप वहीं से मंगवा लो, आपके घर पे पहुँच जाएगा, 15 मिनट में खा लो, 45 मिनट फिर भी बच गए। और पैसे आपको सेम लगे जो 250 300 रुपये वहाँ पे भी लगते थे। आपका कार का आना जाना बच गया जो 100 150 रुपये था, प्लस आपका टाइम बच गया। दिस इज़ व्हाट द कैपिटल बजटिंग मतलब प्रॉपर डिसीजन इज़। टाइम की भी कोई कीमत होती है, भले ही आज मेरे को शायद वो मेरे को 250 300 की जगह 350 भी मांगता ना तो भी मैं देता, 50 रुपये ज़्यादा भी मांगता तो। क्यों? क्योंकि वो मेरा टाइम बचा के दे रहा है। क्या, ठीक है, फाइनेंस में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में टाइम की कोई कीमत नहीं होती, एक्चुअल कैश फ्लो जो दिए होंगे उसी की कोई कीमत होगी। सो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कंसिडर करना ज़रूरी है, ये रिलेवेंट फैक्टर होता है। तो ऐसा मत बोलो कि ये मैं प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ इससे मैं 12 करोड़ कमाऊंगा, यस 12 करोड़ अच्छी कीमत है इसलिए मैं प्रोजेक्ट शुरू कर लो ना। और एक एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पे आपका डिसीजन गलत होएगा। यही लैंड है, 1 करोड़ रुपए में आपने खरीदी थी पहले, चलो खरीद ली 1 करोड़ रुपए में, आपको इस लैंड पे प्रोजेक्ट शुरू करके 7 करोड़ रुपए का बेनिफिट होगा। यार मैं ना प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर मेरे से कैश फ्लोज आएंगे और नेट में मैं 7 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, कितना अच्छा डिसीजन है। मैं ये लैंड पे प्रोजेक्ट शुरू कर देता हूँ। मैं बताता हूँ वो डिसीजन गलत था, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट शुरू करके 7 करोड़ रुपए कमाए और वहां वो लैंड प्रोजेक्ट तो शुरू कर लिया उस लैंड पे, उसके चक्कर में लैंड बेची नहीं और 10 करोड़ रुपए गवाए। 3 करोड़ रुपए का तो नुकसान लेके बैठे हो आप, 3 करोड़ रुपए का नुकसान लेके बैठे हो। सिंपल सी बात। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल बजटिंग छोड़ो, बहुत ही बड़े बड़े बातें छोड़ो, कॉर्पोरेट लेवल की, प्रोजेक्ट लेवल की, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से, सिंपल सी बात है, आप यहाँ से बाहर 1 किलोमीटर चक्कर मार के आओ घर के, या घर के चक्कर यानी कि घर के आसपास कहीं 1 किलोमीटर चक्कर मार के आओ, मैं आपको 200 रुपये दूंगा। और अगर आप नहीं जाओगे तो मैं आपको 150 रुपये दूंगा। तो आप क्या करोगे? आप डिसीजन लोगे कि मैं जाके आता हूँ बाहर, और इससे फ़ायदा कितना होगा? अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो आप क्या बोलोगे? 200 रुपये मिलेंगे। मैं बाहर चक्कर मार के आया इसलिए मुझे फ़ायदा हुआ 200 रुपये का। गलत डिसीजन, डिसीजन सही था, गलत आंसर, सॉरी। मैं बाहर चक्कर मार के आया इसलिए मुझे 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, ये है मतलब। क्योंकि 200 रुपये कमाने के चक्कर में आपने 150 रुपये गवा दिए। 200 माइनस 150, सिर्फ 50 रुपये का फ़ायदा हुआ है आपका। नहीं जाते तो वैसे भी 150 मिलते। ये जो 150 रुपये था, 150 रुपीज़, दिस इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गेटिंग इट? नेक्स्ट वाली बात करता हूँ मैं, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट क्या होती है? कॉस्टिंग में आपको कई अच्छे लेवल से ये चीज़ समझ में आएगी। संक कॉस्ट इज़ नथिंग बट ऐसी कॉस्ट जो कि कोई काम की नहीं है, बेकार है। ऐसा खर्चा जो मेरे आगे के डिसीजन लेने में मुझे हेल्प नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जो 1 करोड़ में आपने 10 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, देखना उस 1 करोड़ का मैंने कहीं पे भी अभी तक जो भी एक्सप्लेनेशन दिया यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं खरीद चुका हूँ 10 साल पहले, वो कॉस्ट पुरानी हो चुकी है, अब वो कॉस्ट रिकवर तो कर नहीं सकता। आ रही बात आपको समझ में? आज अगर मेरे को वो ज़मीन, पूरे मार्केट में मंदी चल रही है और मान लो ज़मीन की कीमत सिर्फ 70 लाख रुपए मिल रही है मुझे, क्या मैं वो ज़मीन बेचूं या नहीं बेचूं? क्वेश्चन ये आता है। अगर आपने डिसीजन लिया 1 करोड़ में खरीदा था, 70 लाख में कैसे बेच दूं, मैं नहीं बेचता, डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है तो डिसीजन गलत होगा। क्यों?
अरे 1 करोड़ जो जा चुका है उसके भरोसे डिसीजन लेके थोड़ी होता। 70 लाख रुपए आज आपको तुरंत मिल सकते हैं और उस 70 लाख रुपए से आप क्या क्या प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते, और 70 लाख के ऊपर कोई दे नहीं रहा आपको। सो 1 करोड़ इज इररिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल के तौर पे और बताता हूँ संक कॉस्ट क्या है। आप संक कॉस्ट क्या है मैं बताता हूँ। आप क्या करते हैं, यहाँ से आपको एक कार खरीदनी है मान लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कार खरीदनी है। अब क्या हुआ, आपको कॉल करके, या फिर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अब टाइम पे कोई एग्जांपल याद नहीं आते ऐसे, चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ ये लेते हैं, ठीक है, ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने पे किया है 1 लाख रुपए कंसल्टेंसी चार्जेस टू अ फर्म, एक कंपनी ने किसी फर्म को कंसल्टेंसी चार्जेस पे किया 1 लाख रुपए कि प्रिपेयर करो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द एनालिसिस, ताकि हम डिसाइड कर सके कि क्या हमने ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हैज़ ऑलरेडी बीन पेड। अब ध्यान देना, दिस सम हैज एज द सम हैज ऑलरेडी बीन पेड एंड शॉल नॉट अफेक्ट और डिसीजन वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन और नॉट। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये समझाना है, चलो ठीक है मैं समझा देता हूँ। कंपनी गई फर्म के पास में, कंसल्टेंसी फर्म, कंपनी ने बोला हम ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो। कंपनी ने 1 लाख रुपए चार्ज किया, सॉरी फर्म ने 1 लाख रुपए चार्ज किया कंपनी को, कंपनी ने 1 लाख रुपए इधर दे दिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन्होंने इधर दे दी। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये लिखा था कि भैया ये प्रोजेक्ट आपने नहीं लेना चाहिए, रिजेक्ट कर दो। अब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आगे करना या नहीं करना ये डिपेंड नहीं करता उस 1 लाख रुपए पे, ये तो जा चुके, ये तो खर्चा हो चुका है। दिस इज संक कॉस्ट। दूसरा मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, अभी दिमाग में आया था। डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, ठीक है, डॉक्टर के पास जाने के बाद में पता चलता है कि आपको तो बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, बहुत बड़ी बीमारी है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन उस टाइम डॉक्टर ने कुछ फीस चार्ज की थी आपको चेक करने की, वो थी मान लो 1,000 रुपये, ठीक है, वो थी मान लो 1,000 रुपये जो डॉक्टर ने फीस आपको चार्ज की थी। अब ऑपरेशन कराना या नहीं कराना ये 1,000 रुपये पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि 1,000 रुपये जा चुका है, खत्म हो चुका है। उस पर क्या डिपेंड करता है ऑपरेशन कराना? जो चीज़ आगे के डिसीजन से लेने या नहीं लेने से नहीं बदलती। मैं ऑपरेशन कराऊं तो भी 1,000 रुपये वापस नहीं आने, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊं तो भी 1,000 रुपये मुझे वापस नहीं आने, तो ये जो 1,000 रुपये तो वैसे भी वापस नहीं आने, ये मेरे लिए संक कॉस्ट है, बीत चुकी। नेक्स्ट है आपके लिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैं फिलहाल के लिए डीले करता हूँ, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको इसमें ऐसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है अलोकेटेड ओवरहेड। अलोकेटेड ओवरहेड में क्या होता है, आप ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे रन कर रहे हो, ठीक है, चला रहे हो, और इस प्रोजेक्ट पे आपके ओवरहेड है 10 करोड़ रुपए के। आप अगले साल एक और प्रोजेक्ट लेते हो, जो कैश फ्लो लगनी थी लगी। ये जो 10 करोड़ है ये तो पहले भी लग रहे थे, ये प्रोजेक्ट में लूँ या ना लूँ, ध्यान देना, ये प्रोजेक्ट लूँ या ना लूँ, पहले भी 10 करोड़ लग रहे थे। अब बस फ़र्क क्या पड़ा पता है, कंपनी ने ये 10 करोड़ को 5 करोड़ और 5 करोड़ में बांट दिया। मतलब 5 करोड़ इधर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, 5 करोड़ उधर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, अलोकेट किया। एक्चुअल में कैश फ्लो जो है ये तो पहले भी हो रहा था, प्रोजेक्ट लेने के कैश फ्लो है, लेकिन प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने से ये कैश फ्लो कम नहीं होती। अगर आज आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो तो क्या ये कैश फ्लो कम होगी? नहीं होगी, ये कैश फ्लो कम नहीं होगी, उतने 10 करोड़ रुपए लगेगा ही लगेगा। प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दो तो कैश फ्लो कम होगी? नहीं होगी। ऐसी कॉस्ट जो सिर्फ अलोकेट की हुई है वो हमारे कुछ काम की नहीं है, सो इसको भी कैश फ्लोज में कंसिडर नहीं करते, इसको ज़ीरो कंसिडर करोगे यहाँ पे। और आगे है एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये तो सीधी सी बात है कि अगर आप एक्स्ट्रा कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये एज अ कैश आउटफ्लो कंसिडर करना चाहिए। इसमें तो 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई है, मतलब साल भर में अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बीच में कभी नहीं करना पड़ेगा, बीच में करना पड़ सकता है और उस टाइम पे आप उसको कैश आउटफ्लो कंसिडर करोगे। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द एस्टिमेटिंग ऑफ द कैश फ्लोज। आपने एक चीज़ देखी, डेप्रिसिएशन मेन मुद्दा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल बाद में, अलोकेटेड ओवरहेड एंड एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फॉर द टाइम बिंग इतना ही, अगले वीडियो में और मिलते हैं आपके साथ में। बाय बाय।